कल्पना कीजिए कि कुछ लोग एक बेहद खूबसूरत धूप वाले दिन किसी शांत जगह पर पिकनिक मना रहे हैं। एकदम परफेक्ट मौसम। बिल्कुल, हर तरफ हंसी मजाक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अचानक, मतलब बिना किसी चेतावनी के, बस चंद सेकंड के भीतर एक भयानक आंधी तूफान आ जाता है। अरे बाप रे। हाँ, आसमान एकदम स्याह काला पड़ जाता है, बिजली कड़कने लगती है और वो पिकनिक की मेज, खाना, सब कुछ हवा में हिंसक तरीके से उड़ने लगता है। सब कुछ तहस नहस हो गया। हाँ, और फिर 10 मिनट बाद तूफान उतनी ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है और धूप वापस निकल आती है। ये तो बहुत ही अजीब बात है ना? लेकिन डॉक्टर लॉरा एल स्मिथ की किताब 100 क्वेश्चंस एंड आंसर्स अबाउट बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फॉर डमीज के अनुसार ये मौसम का कोई अजीब मिजाज नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? असल में ये उन लोगों के दिमाग की रोजमर्रा की स्थिति है जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी बीपीडी के साथ जी रहे हैं। ये तुलना बहुत ही सटीक है। हमारी आज की इस गहरी चर्चा का मकसद असल में इसी तूफान को समझना है। हम बीपीडी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करेंगे, इसकी असलियत को समझेंगे और इसके सफल इलाज से जुड़ी उम्मीद को सामने लाएंगे। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। ये जो आपने तूफान वाली तुलना की ना, ये सिर्फ एक काव्यात्मक बात नहीं है। ये बीपीडी के मूल स्वभाव को बहुत गहराई से पकड़ती है। वो कैसे? देखिए, हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की बातचीत में मूड स्विंग शब्द का इस्तेमाल बहुत हल्के में कर देते हैं, है ना? हाँ, जैसे लोग अक्सर कहते हैं, अरे आज मेरा काम करने का मूड नहीं है। एकदम सही। लेकिन किताब स्पष्ट करती है कि बीपीडी कोई सामान्य मूड स्विंग नहीं है। ये एक ऐसा भावनात्मक भवंडर है जो इंसान के पूरे अस्तित्व को हिला देता है। मतलब ये बहुत ज्यादा इंटेंस होता है। बहुत ज्यादा। असल में बीपीडी की 4 मुख्य विशेषताएं होती हैं जो इसे इतना जटिल बनाती हैं। पहला, बिना सोचे समझे और कई बार खतरनाक कदम उठाना, जिसे इम्पल्सिविटी कहते हैं। ओके, इम्पल्सिविटी। हाँ। दूसरा है अत्यधिक अस्थिर मूड, जो घंटों में या मतलब कभी-कभी तो मिनटों में बदल सकता है। मिनटों में? बाप रे, ये तो बहुत थका देने वाला होता होगा। बिल्कुल होता है। तीसरी विशेषता है लोगों के साथ बहुत ही उथल-पुथल भरे और तनावपूर्ण रिश्ते। और चौथा है सोचने का विकृत तरीका। विकृत तरीका मतलब दुनिया को देखने का नजरिया? हाँ, दुनिया को और खुद को देखने का एक ऐसा नजरिया जो वास्तविकता से बहुत दूर और अक्सर बहुत डरावना होता है। ये 4 विशेषताएं सुनने में ही इतनी थका देने वाली लगती हैं। अगर कोई इंसान हर वक्त इसी तरह के भावनात्मक झूले पर बैठा हो तो उसके लिए एक नॉर्मल दिन गुजारना भी किसी जंग से कम नहीं होगा। एकदम सही कहा आपने। पता है, किताब में एक और बात है जो ध्यान खींचती है। इन 4 मुख्य विशेषताओं के अलावा बीपीडी के निदान यानी डायग्नोसिस के लिए कुल 9 विशिष्ट लक्षण बताए गए हैं। हाँ, वो 9 लक्षण बहुत अहम हैं। इनमें खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति, अंदर एक कभी न भरने वाला खालीपन महसूस करना और सबसे बड़ा लक्षण परित्याग का भयानक डर, मतलब अकेले छूट जाने का खौफ। बिल्कुल, अकेले छूट जाने का डर शामिल है। और किसी व्यक्ति में बीपीडी की पुष्टि के लिए इन 9 में से कम 5 लक्षणों का होना जरूरी है। और यहीं पर गणित का एक बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है। वो 456 वाला आंकड़ा है ना? हाँ, इन 9 में से किन्हीं 5 लक्षणों के कुल 256 अलग अलग संयोजन यानी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर इसके 256 अलग अलग संयोजन हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि बीपीडी हर इंसान में बिल्कुल अलग तरह से दिखता होगा। बिल्कुल अलग। तो क्या इसीलिए इसका सही निदान करना इतना मुश्किल है? या सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस 256 के आंकड़े का व्यवहारिक मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा अर्थ है कि एक ही बीमारी वाले 2 इंसान एक दूसरे से पूरी तरह से अलग बर्ताव कर सकते हैं। मतलब बाहर से देखने पर वो बिल्कुल अलग लगेंगे। हाँ, मान लीजिए एक प्रोफाइल ए है। ये व्यक्ति बाहर की तरफ बहुत आक्रामक है, बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर रहा है, रिश्तों में लगातार लड़ाइयां कर रहा है और गुस्से से भरा हुआ है। वही प्रोफाइल बी वाला व्यक्ति बिल्कुल अलग दिख सकता है। वो बाहर से शांत है लेकिन अंदर से डरा हुआ है, खुद को कमरे में बंद कर लेता है क्योंकि उसे डर है कि लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे। एकदम सही। वो लोगों से कट जाता है और वो चुपचाप खुद को नुकसान पहुंचाता है। दोनों को एक ही डिसऑर्डर है
लेकिन बाहर से देखने पर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये तो मतलब मनोचिकित्सकों के लिए एक भूल भुलैया की तरह हो गया। बिल्कुल, और इसी वजह से बहुत ज्यादा गलत निदान या मिसडायग्नोसिस होता है। हाँ, शायद इसीलिए किताब में ये बताया गया है कि बीपीडी के 40% मरीजों को शुरुआत में गलत निदान मिलता है। अच्छा। मतलब उन्हें अक्सर डिप्रेशन, एंजाइटी या एडीएचडी का मरीज मान लिया जाता है। हाँ, और गलत निदान की समस्या का एक बहुत बड़ा उदाहरण बाइपोलर डिसऑर्डर और बीपीडी के बीच का भ्रम है। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में ही तो मूड बदलता है ना? बिल्कुल, दोनों में मूड बदलता है, इसलिए एक्सपर्ट्स भी कई बार धोखा खा जाते हैं। लेकिन इनके बीच का जो अंतर है ना, वो इनके समय और ट्रिगर में छिपा है। समय और ट्रिगर थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड स्विंग अंदरूनी होते हैं। अच्छा। और लंबे समय तक चलते हैं। मतलब कोई व्यक्ति हफ्तों तक गहरे डिप्रेशन में रह सकता है। ओके। और फिर हफ्तों तक मेनिया यानी बहुत ज्यादा ऊर्जा की स्थिति में। मतलब इसका बाहर की घटनाओं से कोई लेना देना नहीं होता? ज्यादातर नहीं, इसका अक्सर बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। इसके विपरीत बीपीडी में ये मूड स्विंग पल भर में हो सकता है। जैसे वो तूफान वाली बात। हाँ। और ये हमेशा किसी बाहरी ट्रिगर से जुड़ा होता है। कोई बाहरी बात, जैसे किसी ने कुछ कह दिया। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए किसी दोस्त ने मैसेज का रिप्लाई करने में 2 घंटे लगा दिए, या पार्टनर ने किसी बात पर हल्की सी असहमति जता दी। बस इतनी सी बात? हाँ, ये छोटी सी बात उनके अंदर ऐसा तूफान ला सकती है जो उन्हें कुछ ही मिनटों में गहरे अवसाद या भयंकर गुस्से में ढकेल देता है। बाप रे। अगर एक छोटे से मैसेज का रिप्लाई ना आना किसी के दिमाग में इतना बड़ा तूफान ला सकता है, तो सवाल ये उठता है कि दिमाग के उस इंजन में असल में खराबी क्या है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसके साथ इंसान पैदा होता है, या फिर ये जीवन के किसी बहुत बुरे अनुभव का नतीजा है? क्योंकि देखिए, हमारी संस्कृति में, खास तौर पर फिल्मों और मीडिया में, हाँ, मीडिया में तो ये मान लिया गया है कि हर मानसिक बीमारी के पीछे बचपन का कोई बहुत बड़ा आघात या ट्रॉमा होता है। लेकिन किताब इस धारणा को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से चुनौती देती है। बीपीडी का कोई एक सिंगल कॉज नहीं है। अच्छा, तो फिर कारण क्या है? ये जेनेटिक्स और इंसान के वातावरण के बीच होने वाली एक बहुत ही जटिल इंटरैक्शन का नतीजा है। ट्रॉमा निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। नहीं, ये कोई सीधा कारण नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए एक बहुत ही आंखें खोलने वाला आंकड़ा है। गंभीर आघात या ट्रॉमा का सामना करने वाले लगभग 80% लोग 80%? हाँ, 80% लोग बिना किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के एक पूरी तरह से सामान्य और स्वस्थ जीवन जीते हैं। सच में? हाँ। रुकिए, ये आंकड़ा सच में उस पूरे सांस्कृतिक नैरेटिव को पलट देता है जिसे हम सच मानते आए हैं? बिल्कुल पलट देता है। अगर 80% लोग किसी भयानक ट्रॉमा के बाद भी ठीक रहते हैं, तो इसका मतलब है कि इंसान का दिमाग प्राकृतिक रूप से बहुत लचीला है। मतलब हम सदमे से उबरने के लिए ही बने हैं। हमारी रेजिलियंस बहुत गजब की होती है। तो अगर ट्रॉमा अकेला कारण नहीं है, तो फिर असल समस्या क्या है? मतलब उन 20% लोगों के दिमाग में ऐसा क्या अलग हो रहा है जो बीपीडी का रूप ले लेता है? यहीं पर न्यूरोबायोलॉजी की भूमिका आती है। इसे समझने के लिए हम दिमाग के ब्रेकिंग सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। ओहो। पता है, किताब में इसके लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है, वो बैंक में बिखरे पैसों वाला। हाँ, वो एनालॉजी बहुत बेहतरीन है। मैं बताती हूँ। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक भीड़ भाड़ वाले बैंक में खड़ा है। अचानक किसी के हाथ से पैसों से भरा एक बैग गिर जाता है और हर तरफ 100 के नोट हवा में उड़ने लगते हैं। तो ऐसे में कोई भी क्या सोचेगा? इस स्थिति में लालच पैदा होना एक स्वाभाविक इंसानी प्रक्रिया है, लेकिन ज्यादातर लोगों का दिमाग तुरंत एक ब्रेक लगाता है ना? बिल्कुल, उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हाँ, उनका दिमाग उन्हें याद दिलाता है कि देखो, ये चोरी है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस पकड़ लेगी, और वे खुद को रोक लेते हैं। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि बीपीडी वाले व्यक्ति के दिमाग में भावनाओं और आवेग को नियंत्रित करने वाला ये ब्रेक कई बार काम ही नहीं करता, या फिर बहुत कमजोर होता है। बिल्कुल सही। तो ये सिर्फ बाहरी चीजों जैसे पैसे या जुए तक सीमित नहीं है, ये भावनाओं के ब्रेक फेल होने की स्थिति है। हाँ, और जब उनके अंदर भयानक गुस्सा, अकेलापन या दर्द पैदा होता है,
तो दिमाग ये नहीं कह पाता कि रुको, ये सिर्फ एक भावना है, ये गुजर जाएगी। मतलब वो भावना उनके लिए एक पूर्ण सत्य बन जाती है। बिल्कुल, वो भावना ही उनके लिए पूरी दुनिया बन जाती है और उनके पास उसे धीमा करने का कोई तरीका नहीं होता। और जब किसी के पास अपनी भावनाओं को धीमा करने का तरीका ना हो तो वो क्या करेगा? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो जब किसी के पास भावनाओं को कंट्रोल करने का तरीका नहीं होता, वो असहनीय मानसिक दर्द से बचने के लिए कोई भी रास्ता अपनाता है। कोई भी रास्ता? हाँ, जब अंदर का दर्द इतना ज्यादा हो जाए कि उसे संभाला न जा सके, तो बीपीडी वाले लोग अक्सर डिसोसिएशन का शिकार हो जाते हैं। डिसोसिएशन ये क्या होता है? ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां दिमाग दर्द से बचने के लिए खुद को शरीर या वास्तविकता से काट लेता है। व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने ही शरीर से बाहर निकलकर खुद को कोई फिल्म देखते हुए महसूस कर रहा हो। बाप रे! और इतना ही नहीं, खुद को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना, जिसे सेल्फ हार्म कहते हैं, वो भी इसी बेकाबू भावना का नतीजा है। पता है, समाज से अक्सर ध्यान खींचने या मैनिपुलेशन की कोशिश मानता है, जो कि बहुत ही गलत और असंवेदनशील नजरिया है। बिल्कुल। असल में जब भावनात्मक दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो शारीरिक दर्द पैदा करना उस भावनात्मक सुन्नपन को तोड़ने की या उस दर्द को एक ऐसी जगह फोकस करने की कोशिश होती है जिसे वो अपनी आंखों से देख सकें और कंट्रोल कर सकें। ये समझना कि कोई इंसान अंदर से किस हद तक टूट चुका है कि उसे शारीरिक चोट में राहत मिल रही है, वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल, ये मैनिपुलेशन नहीं है। हाँ, ये किसी भी तरह से मैनिपुलेशन नहीं है, ये जीवित रहने की एक हताश जद्दोजहद है। लेकिन जब स्थिति इतनी गंभीर हो, दिमाग का बायोलॉजिकल ब्रेकिंग सिस्टम काम न कर रहा हो, तो समाज में यह मिथक बहुत तेजी से फैलता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, लोगों को लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। लोगों को लगता है कि अगर ये आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी का ही हिस्सा बन गया है, तो आप जिंदगी भर ऐसे ही रहने वाले हैं। और मैं बता दूं, ये बीपीडी से जुड़ा सबसे खतरनाक मिथक है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि बीपीडी पूरी तरह से इलाज योग्य है। सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि कोई भी दवा या मैजिक पिल बीपीडी को खत्म नहीं कर सकती। मतलब दवाइयाँ काम नहीं करती? दवाइयाँ सिर्फ इसके साथ आने वाले डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे लक्षणों को थोड़ा कम या सुन कर सकती हैं। असली इलाज है दिमाग की रीवायरिंग। और वो कैसे होती है? वो साइकोथेरेपी के जरिए होती है, और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, यानी डीबीटी। डीबीटी, इसके बारे में किताब में भी काफी जोर दिया गया है। हाँ, ये सिर्फ एक थेरेपी नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया है। ये डायलेक्टिक्स के दर्शन पर काम करती है। डायलेक्टिक्स मतलब? डायलेक्टिक्स का मतलब है ये स्वीकार करना कि दो बिल्कुल विपरीत चीजें एक ही समय में एक साथ सच हो सकती हैं। ये दर्शन मनोविज्ञान में कैसे काम करता है? क्योंकि एक इंसान या तो खुश हो सकता है या दुखी, दो अलग चीजें एक साथ कैसे? बीपीडी के संदर्भ में डायलेक्टिक्स का मतलब है पूर्ण स्वीकृति और बदलाव की मांग का एक साथ होना। ओके। डीबीटी मरीज को यह सिखाती है कि मैं इस वक्त जैसा हूं, अपनी सारी कमियों, अपने सारे दर्द और अपनी सारी गलतियों के साथ पूरी तरह से ठीक हूं, और उसी समय मुझे खुद में बहुत बड़े बदलाव लाने की भी सख्त जरूरत है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरा है ना? ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो हर चीज को या तो एकदम सही मानते हैं या एकदम गलत। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? क्या जब वे खुद को स्वीकार करना सीखते हैं तो उनका वो अंदरूनी तनाव कम हो जाता है? बिल्कुल, उनका खुद से लड़ने में खर्च होने वाला तनाव कम हो जाता है और वे असल में उन कौशलों को सीखने पर ध्यान दे पाते हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। ये विरोधाभास असल में बहुत सशक्त है। मतलब खुद को कोसना बंद करना, लेकिन साथ ही सुधार की जिम्मेदारी लेना। एकदम सही। और किताब में इस थेरेपी की सफलता का जो आंकड़ा है ना, वो हर उस इंसान को पढ़ना चाहिए जो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। हाँ, वो 99% वाला आंकड़ा। बिल्कुल। इसमें बताया गया है कि सही इलाज और प्रयास के साथ 16 साल के अंतराल में 99% लोगों में बीपीडी के लक्षण इस हद तक कम हो जाते हैं कि वे आधिकारिक तौर पर इस डिसऑर्डर के दायरे से ही बाहर आ जाते हैं। 99%। ये वाकई एक चमत्कारी आंकड़ा है। अगर इसे इस नजरिए से देखें तो बीपीडी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, ये भावनाओं की दुनिया की एक लर्निंग डिसेबिलिटी की तरह है। लर्निंग डिसेबिलिटी, बहुत खूब है ना? जैसे किसी बच्चे को डिसलेक्सिया होता है तो उसे पढ़ना सीखने में ज्यादा मेहनत लगती है, वैसे ही बीपीडी वाले व्यक्ति को
भावनाओं को रेगुलेट करना और लोगों से जुड़ना खरोच से सीखना पड़ता है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से संक्षेप में प्रस्तुत किया। ये वास्तव में भावनाओं को प्रोसेस करने की एक लर्निंग डिसेबिलिटी ही है और इसे सीखा जा सकता है। लेकिन थेरेपी के इस लंबे सफर में रोजमर्रा की जिंदगी में चुनौतियां कम नहीं होती। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी तो चलती रहती है ना। बिल्कुल। रोज की जिंदगी में बीपीडी वाले व्यक्ति का दिमाग चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में प्रोसेस करता है। या तो कोई उनका सबसे अच्छा इंसान है या सबसे बुरा दुश्मन, बीच का कुछ नहीं होता। इसी ब्लैक एंड व्हाइट सोच को समझाने के लिए पता है, किताब में एक सॉफ्टबॉल गेम का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो स्पोर्ट्स वाला एग्जाम्पल। मान लीजिए वीकेंड पर दोस्तों के बीच सॉफ्टबॉल का एक मैच हो रहा है। एक टीम हार जाती है। जिस व्यक्ति को बीपीडी नहीं है वो सोचेगा आज हम खराब खेले, लेकिन दोस्तों के साथ बियर पीने में मजा आया। वो उस हार को खुद पर नहीं लेगा। बिल्कुल, वो उस घटना को अपनी पहचान से अलग रखता है। लेकिन बीपीडी वाले व्यक्ति के लिए ये हार कोई सामान्य घटना नहीं है। वे उस हार को खुद में समाहित कर लेते हैं। हाँ, वो सोचते हैं कि वो खुद ही बेकार हैं। उनका दिमाग कहता है मैं हार गया, इसका मतलब है कि मैं पूरी तरह से बेकार हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं। किताब में इसे इमोशनल परमानेंस या भावनात्मक स्थायित्व की कमी कहा गया है। सही कहा। वे एक बुरी घटना को अपनी पूरी जिंदगी का सच मान लेते हैं और इसी वजह से वो हमेशा डरे रहते हैं ना। हाँ, इस इमोशनल परमानेंस की कमी के कारण उनका दिमाग हर समय किसी भी खतरे के लिए स्कैन करता रहता है। वे हमेशा इस बात की तलाश में रहते हैं कि कब कोई उन्हें रिजेक्ट करेगा या धोखा देगा। इस निरंतर डर का असर उनके चेहरे पर भी दिखता है। दिलचस्प शोध से पता चला है कि बीपीडी वाले लोगों के चेहरे पर अक्सर घृणा या डिस्गस्ट का भाव होता है। घृणा मतलब वो दूसरों से नफरत करते हैं? नहीं, यही तो गलतफहमी है। आम लोग इसे देखकर सोचते हैं कि ये इंसान कितना घमंडी है या ये हमें नापसंद करता है, लेकिन असल में ये किसी व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं होती। तो फिर क्या होता है? ये दुनिया से आने वाले किसी भी संभावित दर्द या खतरे को दूर धकेलने की एक अचेतन रक्षा प्रणाली, यानी एक अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा, मतलब वो पहले ही दीवार खड़ी कर लेते हैं ताकि कोई उन्हें हर्ट ना कर सके। बिल्कुल। लेकिन जब ये रक्षा प्रणाली फेल हो जाती है और उनके अंदर वो तूफान उठ खड़ा होता है, तब वो व्यक्ति उस पल में क्या करे? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि देखिए, लंबे समय की थेरेपी तो अपना काम करेगी, लेकिन जब मंगलवार की दोपहर को किसी छोटी सी बात पर दिमाग फटने लगे, तब क्या होता है? किताब में इसे संभालने के लिए कुछ बहुत ही रोचक और तुरंत काम करने वाली तकनीकें दी गई हैं। हाँ, जब भावनाएं चरम पर होती हैं तो किसी इंसान को यह कहना कि शांत हो जाओ या लॉजिक से काम लो बिल्कुल बेकार है। वो तो किसी को भी गुस्सा दिला देगा, है ना? क्योंकि उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो ब्रेक पर उस समय काम ही नहीं कर रहा होता। इसलिए डीबीटी में विचारों को बदलने के बजाय शरीर की फिजियोलॉजी को बदलने पर जोर दिया जाता है। फिजियोलॉजी मतलब शरीर का तापमान वगैरह? बिल्कुल। इसका सबसे कारगर तरीका है ठंडे पानी का इस्तेमाल। जब बहुत तेज गुस्सा या दर्द महसूस हो तो कलाई पर बर्फ मलना या अपना चेहरा सीधे ठंडे पानी के बोल में डाल देना चाहिए। पानी में चेहरा डालने से भावनाओं का क्या लेना देना? इसका सीधा संबंध हमारे शरीर के बायोलॉजिकल सिस्टम से है। जब चेहरे पर अचानक बहुत ठंडा पानी पड़ता है ना, तो शरीर एक प्राचीन रिफ्लेक्स को ट्रिगर करता है, जिसे मैमेलियन डाइविंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ओके। ये हमारी वेगस नर्व से जुड़ा है। शरीर को अचानक लगता है कि वो ठंडे पानी के नीचे गोता लगा रहा है। इसलिए ऑक्सीजन बचाने के लिए शरीर ऑटोमेटिक तरीके से दिल की धड़कन को तुरंत धीमा कर देता है। अरे वाह! मतलब ये दिमाग के उस फेल हो चुके ब्रेकिंग सिस्टम को मैन्युअल रूप से बाहर से चालू करने जैसा है। एकदम सही। आपका दिल धीमा होता है तो दिमाग को अपने आप सिग्नल जाता है कि खतरा टल गया है। ये शरीर को हैक करने का एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक तरीका है। लेकिन ये तो हुई उस व्यक्ति की बात जिसे बीपीडी है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। जी पूछिए। उन लोगों का क्या जो उनके परिवार में है, जो उनके पार्टनर हैं? जब सामने वाला इंसान इस भावनात्मक उथल-पुथल से गुजर रहा हो, तो परिवार को क्या करना चाहिए? परिवार की भूमिका यहाँ सबसे अहम हो जाती है। अक्सर होता क्या है कि परिवार वाले या तो खुद गुस्से में आ जाते हैं या फिर मरीज के हर नखरे को सहने लगते हैं। और दोनों ही तरीके काम नहीं करते होंगे। बिल्कुल, दोनों ही तरीके गलत हैं। किताब में स्वस्थ सीमाएं या बाउंड्रीज तय करने पर बहुत जोर दिया गया है।
इसके लिए एक तकनीक सिखाई जाती है जिसे आई स्टेटमेंट्स या मैं केंद्रित वाक्य कहते हैं। ये कैसे काम करता है? उदाहरण के लिए, जब बीपीडी वाला व्यक्ति चिल्ला रहा हो तो ये कहना कि तुम हमेशा मुझ पर चिल्लाते हो, तुम पागल हो गए हो। ये तो आग में घी डालने वाला काम है। हाँ, ये एक सीधा हमला है जो उन्हें और भड़काएगा। इसके बजाय परिवार को आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे, जब बातचीत में आवाज तेज हो जाती है तो मुझे बहुत डर लगता है और मुझे पीछे हटना पड़ता है। ये सम्मान का तरीका पूरी तरह से बदल देता है। बिल्कुल। आप सामने वाले पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप सिर्फ अपनी स्थिति और अपनी भावना बता रहे हैं। इससे सामने वाले को रक्षात्मक होने की जरूरत महसूस नहीं होती। सही कहा। अगर परिवार इस तरह के संवाद का अभ्यास करे, धैर्य रखें, तो इलाज का सफर बहुत आसान हो सकता है। और परिवार का यह धैर्य अक्सर व्यर्थ नहीं जाता है ना? बिल्कुल नहीं। बीपीडी के प्रबंधन में परिवार का ज्ञान और प्यार उस 99% रिकवरी रेट को हासिल करने में सबसे बड़ा उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट साबित होता है। इस पूरी विस्तृत चर्चा से हम एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। बीपीडी कोई अभिशाप नहीं है, नहीं ये किसी की जिंदगी का अंत है। ये इंसान के दिमाग और इसकी भावनाओं की एक बेहद जटिल पहेली है। एकदम सही बात है। इस ज्ञान का असली महत्व सिर्फ एक किताब पढ़ना या लक्षणों को जानना नहीं है। इसका महत्व ये है कि जब हम अगली बार किसी को बिना कारण बहुत ज्यादा गुस्सा करते या रोते हुए देखें, तो हम उन्हें जज करने के बजाय ये सोच सकें कि शायद उनके अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा है जिसे हम बाहर से नहीं देख सकते। ये हमें एक सच्ची सहानुभूति पैदा करता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। और इसी सहानुभूति के साथ साथ हमें उस तस्वीर के दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप किस पहलू की बात कर रहे हैं? देखिए, बीपीडी सिर्फ एक अंधेरा कमरा नहीं है। हमने इस पूरी चर्चा में दर्द, ट्रॉमा और भावनाओं के बेकाबू होने की बात की है। हाँ। लेकिन जरा एक मिनट के लिए सोचिए, जिस इंसान की भावनाएं आम लोगों से इतनी ज्यादा तीव्र हैं, जब वो इंसान खुश होता है तो वो खुशी कैसी होती होगी? वो भी बहुत तीव्र होती होगी। बिल्कुल। जब वो प्यार करता है तो वो प्यार कितना गहरा होता होगा। बीपीडी वाले लोग अक्सर दुनिया को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। वे अत्यधिक बुद्धिमान, रचनात्मक और भावुक होते हैं। अरे वाह! वे कला, संगीत और साहित्य में उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जहां सामान्य इंसान की सोच भी नहीं जा सकती। ये वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत और विचारोत्तेजक बात है। ये सोचना कि जो चीज़ किसी इंसान को इतना कमज़ोर, असुरक्षित और संवेदनशील बनाती है, वही चीज़ उसे दुनिया में इतना शक्तिशाली और रचनात्मक भी बना सकती है। हाँ, यही इंसान की असली ताकत है। हर रोज़ अपने ही दिमाग के अंदर एक तूफान का सामना करना और फिर भी हर सुबह उठकर दुनिया का सामना करना, ये कोई कमजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये लचीलेपन और बहादुरी का चरम है शायद। शुरुआत में हमने जिस तूफान की बात की थी, वो सिर्फ पिकनिक को तहस नहस नहीं करता, वो प्रकृति का सबसे ताकतवर और जीवन देने वाला रूप भी है। जो इतनी गहराई से टूट सकता है, वही इतनी गहराई से जुड़ भी सकता है। इस विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।